हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में या स्ट्रक्चर्ड चार्ट पे। ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो चार्ट है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है, कह रहा है द वेरियस मॉड्यूल मेकिंग अप द सिस्टम module dependency and the parameters that are passed amongst the different modules। बेसिकली जो वेरियस मॉड्यूल्स हैं वहां पर हम मॉड्यूल के डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं, साथ में कौन कौन से नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम लोगों ने प्रोसेस करें उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर चार्ट को और ज्यादा इजीली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा या कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर चार्ट हम लोग बेसिकली कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करते हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। पहला है आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट अ मॉड्यूल। ठीक है, सेकेंड है आपका मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो, सेकेंड है आपका डेटा फ्लो एरो, चौथा है आपका लाइब्रेरी मॉड्यूल। ठीक है, और पांचवा है आपका सिलेक्शन। ठीक, इन पांचों की हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक बार जरा इसको जल्दी से रीड कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, जरा इसको एक बार रीड करिए। रेक्टेंगुलर बॉक्स को, सेकेंड है आपका मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो। सभी को विजिबल हो रहा है? मैसेज करिए यस और नो में। सभी को स्लाइड विजिबल हो रही है? ओके, एक बार जल्दी से तीनों पॉइंट्स को पढ़िए। पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स को पढ़िए, फिर मॉड्यूल इन्वोकेशंस को पढ़िए और डेटा फ्लो डायग्राम को पढ़िए। ये जो पांचों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली। और स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, किसी भी डेटा फ्लो डायग्राम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट को यूज करते हैं, उसके सिंबल्स को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ेंगे फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है आपका, ये क्या कर रहा है कि एवरी रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मार्क्ड विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल इट रिप्रेजेंट। यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली सिंबल है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो, जो कि आपका एक सिंपल एरो की फॉर्म में होता है। ठीक है, कह रहा है कि एन एरो कनेक्टिंग टू मॉड्यूल्स implies that during program execution control is passed from one module to the other। ठीक है, यानी कि जब भी हमें कंट्रोल को पास करना होता है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में, कंट्रोल का मतलब होता है फंक्शनैलिटी, यानी कि हम किसी भी फंक्शनैलिटी को जब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में पास करते हैं तो वो बेसिकली आपका एरो की हेल्प से पास किया जाता है, यानी कि एरो की हेल्प से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया है मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो। क्लियर हो रहा है सभी को? यस और नो? मैसेज करो बेटा, समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट समझ में आ गए सभी को? यस और नो? ओके, वेरी नाइस। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डेटा फ्लो सिंबल। डेटा फ्लो सिंबल का काम क्या है, सॉरी डेटा फ्लो एरो का काम क्या है? बेसिकली ये भी आपका एक एरो की फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पर एरो की फॉर्म से पहले इसमें एक स्मॉल सर्किल बना होता है, राइट? And these are small arrow appearing along the module invocation arrow। यानी कि मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो में क्या था, सिंपल एक एरो का रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन डेटा फ्लो एरो में क्या है, स्मॉल एरो है और उसके साथ में सर्किल भी ऐड होता है डेटा फ्लो एरो में। ठीक है,
कह रहा है डेटा फ्लो एरो आर द मार्क विद करस्पॉन्डिंग डेटा नेम, यानी कि कौन सा डेटा हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसको डिफाइन करने का काम करता है। साथ में इट रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट अ नेम पास डेटा फ्रॉम वन मॉड्यूल टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, यानी कि जो भी डेटा हम लोग एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में पास करने वाले हैं उसका नाम हम उसी डायरेक्शंस में रखते हैं जिस डायरेक्शंस में हमारे एरो का सिंबल होता है। ठीक है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है बेसिकली आपका राइटवर्ड्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। जल्दी से दोनों को पढ़िए ना, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। और इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन है, फिर रिपीटिशन है, सॉरी 5 नहीं 6 है यहाँ पे। लाइब्रेरी मॉड्यूल है, सिलेक्शन है, रिपीटिशन है। जल्दी से एक बार रीड करिए सभी लोग। अंकित पढ़ रहे हैं कि नहीं? आदर्श, शिवांश, अभिषेक, बेटा सभी लोग पढ़ रहे हैं जी? जल्दी से पढ़ो बेटा। यस, लाइब्रेरी मॉड्यूल के बारे में कोई बता सकता है क्या है लाइब्रेरी मॉड्यूल? सर ये डबल एजेस ऑफ रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। ये टोटली कंप्रोमाइज करता है जिसे मॉड्यूल बोला गया है और उससे वो ही लाइब्रेरी मॉड्यूल में जाकर बनता है। करेक्ट है। बेसिकली जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है उसको हम लोगों ने रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ साथ में यहाँ पे डबल एजेस भी होती है। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको डबल एजेस दोनों साइड में लगी होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली इसको हम लोग मॉड्यूल्स के नाम से भी कई बार जानते हैं। कह रहा है कि when a module is invoked by the name of other module, it is made out into the library. बेसिकली इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई दूसरा मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल को इन्वोक कर रहा होता है, उस केस में हम लोग लाइब्रेरी मॉड्यूल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शंस को कोई बताएगा? एनीवन? सिलेक्शन अंकित। सर ये जो सिलेक्शन है, इट इज दैट इन विच द वन मॉड्यूल इज कनेक्टेड विद अनदर मॉड्यूल with the diamond symbol which is at the end which is going to be formed a diamond. करेक्ट। यहाँ पर बेसिकली एक डायमंड के शेप में आपको रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि डायमंड की हेल्प से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा था डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट वन मॉड्यूल ऑफ द सेवरल मॉड्यूल कनेक्टेड विद द डायमंड सिंबल्स, यानी कि अगर एक मॉड्यूल से कई सारे मॉड्यूल्स अगर कनेक्टेड हैं तो उसको हम लोग डायमंड सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जहाँ पर अगर आपको फिगर में या कहीं पर प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस में अगर डायमंड सिंबल दिखता है तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपीटेशंस। रिपीटेशंस में कह रहा है कि अ लूप अराउंड द कंट्रोल फ्लो एरो denotes that the respective modules are invoked repeatedly, यानी कि हर एक मॉड्यूल जो है वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि अगर हम एक मॉड्यूल्स के थ्रू कई बार अलग अलग मॉड्यूल्स को रिपीटली भी कॉल कर रहे हैं, यानी कि कई बार उसको रिपीट कर रहे हैं और एक मॉड्यूल्स के थ्रू उसको कॉलिंग कर रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिपीटेशंस का यूज करते हैं। उसका सिंबल आपको ये राउंड सर्किल में जो एरो दिख रहा है इसके थ्रू किया जाता है। ओके, सभी को समझ में आ गए पॉइंट्स? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया आपको स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस? मैसेज करें जल्दी से, यस और नो? ओके, सभी को समझ में आया बच्चे? मैसेज करिए सभी स्टूडेंट्स। गुड।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट वर्सेस स्ट्रक्चर चार्ट। जल्दी से एक बार इसको रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स। फ्लो चार्ट वर्सेस स्ट्रक्चर चार्ट। अजय सिंह चंदेल, मार्क्स कितने आए बेटा आपके अजय? एसई में कितने मार्क्स आए हैं आपके? अजय सिंह चंदेल, मैसेज आवाज आ रही है आपसे? ओके। और बाकी सभी स्टूडेंट्स का पेपर कैसा रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे? यस सर। ओके। डिफिकल्ट तो नहीं लगा किसी को? नो सर। ओके, गुड। सभी लोगों ने, आदर्श, अंकित, सभी लोग बेटा कितने कितने मार्क्स आए अंकित? सर 27 आए थे, क्योंकि आप उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे थे और फिर लास्ट में जब सबमिट करने लगे तो वो सबमिट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद जब पेपर करने सर दोबारा कर रहे थे तो सर 5 मिनट बचे थे, उसमें जल्दी जल्दी में फिर कर रहे थे, इसलिए सर। ओके बेटा, ये पेपर तो मैंने इजी बनाया था, कोशिश कर रहे नहीं सर, पेपर इजी था बट क्वेश्चन ऊपर नीचे थे और फिर लास्ट में सबमिट नहीं हो पाया, सबमिट नहीं हो रहा था, तो फिर रिफ्रेश कर दिया था उसको हमने, दोबारा से ओपन हो गया था, तो उस चक्कर में लेट हो गया। ओके, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जो फाइनल पेपर हो उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेके जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? बाकी लोगों का पेपर अच्छा रहा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? श्याम जी, वेरी गुड। आदर्श आपके कितने रहे? 39। आकाश, उमर, वेरी गुड, वेरी नाइस। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है सेक्शनिंग का, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आदर्श के 34 रह गए, अमन के 37। गुड, अक्सर, वेरी नाइस। श्याम, अजय सिंह बेटा, अभी हम बहुत देर से आपको पूछ रहे थे क्योंकि आपका नंबर, आपके मार्क्स जब आपने सबमिट किए थे तो मेरे सामने आ गए थे, इसलिए मैंने देखे थे तुरंत, तो मैंने सोचा था कि आपसे डिस्कस करूंगा। वेरी गुड अजय। चलिए वापस आते हैं अपने स्टडी पर। फ्लो चार्ट, ओके कोई बात नहीं अजय। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट वर्सेस स्ट्रक्चर चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जल्दी से पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि a flow chart is easy technique to represent the flow of a control on a program, ठीक है? तो फ्लो चार्ट है बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है? और कह रहा है कि इट इज यूजुअली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम फ्रॉम इट्स फ्लो चार्ट, ठीक है? किसी भी डिफरेंट मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है और फ्लो चार्ट कभी कभी डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि मॉड्यूल्स जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है? कह रहा है सेकेंड पॉइंट, डेटा इंटरचेंज अमंग द डिफरेंट मॉड्यूल इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ फ्लो चार्ट। यानी कि अगर डेटा का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू मॉड्यूल्स तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से नहीं कर सकते, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट्स है? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तीसरा है सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग ऑफ अ टास्क दैट इज इनहेरेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट इज सप्रेस्ड इनटू स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है? किसी भी टास्क की जो सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें स्ट्रक्चर चार्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है? यहाँ पर आपका एक रिपीटेशन दिया गया है कि ए मॉड्यूल्स के थ्रू बी मॉड्यूल, सी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल्स को कॉल किया गया है, एरो की हेल्प का यूज किया गया है, सर्किल को भी यूज किया गया है। और नेक्स्ट वाले में देखिए सिंबल बना रहा है हमारा डायमंड। डायमंड का मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक मॉड्यूल है और एक मॉड्यूल में आपका डायमंड सिंबल लगा हुआ है और डायमंड सिंबल में बेसिकली क्या है, इसके थ्रू बाकी सारे मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं। तो ये बेसिकली आपका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसके थ्रू हम लोग अपने फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? सिंबल्स की हेल्प से।
आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स एक बार इसको पढ़ेंगे, डायग्राम्स टू बी, आपको इसका जो डायग्राम है मॉड्यूल्स का वो आपको खुद बनाना होगा, ठीक है। चलिए से इसको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। देखिए पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि देयर आर सम मॉड्यूल्स दैट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट, यानी कि कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कहाँ से, सबऑर्डिनेट से, और उसको पास करते हैं सुपर ऑर्डिनेट के पास में, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट मॉड्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अरे पहले पॉइंट में कह रहा है कि जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सब ऑर्डिनेट से और उसको पास करते हैं सुपर ऑर्डिनेट के पास में, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को या इस तरीके के मॉड्यूल्स को हम लोग बोलते हैं इनपुट मॉड्यूल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहे हैं, आउटपुट मॉड्यूल। अगर आपके आउटपुट मॉड्यूल्स टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सुपर ऑर्डिनेट्स एंड पास इट टू द सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी कि सेकंड वाले में कह रहा है कि जो आउटपुट मॉड्यूल है वो बेसिकली अपने सुपर ऑर्डिनेट से इंफॉर्मेशन देता है, उसको सब ऑर्डिनेट के पास में पास करता है, ठीक। तीसरा कह रहा है कि मॉड्यूल दैट एग्जिस्ट solely for the sake of a transforming data into some other form is called the transform module। जब भी हम लोग किसी भी मॉड्यूल में किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मॉड्यूल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूल whose primary concern is managing the flow of a data। बेसिकली वो मॉड्यूल जिसका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो डेटा के फ्लो को मैनेज करना होता है और उस डेटा को डिफरेंट सबऑर्डिनेट के पास में पास करना होता है, तो ऐसे मॉड्यूल को हम लोग कोऑर्डिनेट मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। बस कोऑर्डिनेट मॉड्यूल कौन सा होता है, जहां पर कोई भी मॉड्यूल डेटा के फ्लो को प्रॉपरली मैनेज करता है और उसको डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स के पास में पास किया जाता है, तो ऐसे मॉड्यूल को हम लोग कोऑर्डिनेट मॉड्यूल्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात सभी को, यस और नो? ठीक है, सभी को समझ में आया? मैसेज करो जल्दी से। सेक्शन ई आवाज आ रही है बेटा, मैसेज करो जल्दी से। यहाँ से बेटा आपका ये स्लाइड कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में पढ़ा आफ्टर दी डीएफडी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड, जस्ट वेट फॉर 1 minute। सभी को विजुअल हो गई है स्लाइड, कैसे हो? सभी को दिख रहा है बेटा प्रॉपर? ओके, यहाँ पर डिजाइन स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। डिजाइन के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कह रहा है कि द इंटरफेस ऑफ द मॉड्यूल, सेकेंड पॉइंट द एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर ऑफ द मॉड्यूल, एंड द थर्ड पॉइंट ऑल द अदर मॉड्यूल्स यूज्ड बाय द मॉड्यूल बीइंग स्पेसिफाइड। यानी कि पहले पॉइंट में कह रहा है कि मॉड्यूल का जो इंटरफेस है वो किस तरीके का है,
दूसरा एब्स्ट्रैक्शन कैसा है या जिसका बिहेवियर कैसा है, और तीसरा जो है वो किस तरीके से स्पेसिफाई है ऑल द अदर मॉड्यूल्स यूज्ड बाय द मॉड्यूल बीइंग स्पेसिफाइड, कैसा वो स्पेसिफाई है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है हमारे डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायमंड और स्टार टोपोलॉजी, बेटा ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है शिवांश। ठीक है, टोपोलॉजी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, तो ये आपको वहां पर पता चलेगा, राइट। नेटवर्क का पार्ट, कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डीएफडी मॉडल इनटू द स्ट्रक्चर्ड चार्ट, हम अपने डीएफडी मॉड्यूल को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर चार्ट में, यहाँ पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया। एक बार जल्दी से इसको रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स, फिर हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। आदर्श, शिवांश, अंकित, तीनों लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आदर्श बताएंगे, दूसरा पॉइंट शिवांश मिश्रा बताएंगे। ओके शिवांश, आवाज आ रही है ना आप तक? एंड द थर्ड पार्ट बताएंगे अंकित। ओके, जल्दी से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट, और बाकी स्टूडेंट से पढ़िए, किसी से भी हम पूछ सकते हैं। आकाश ओमर, अनुराग दत्त, अंकित पाल, अनिकेत श्रीवास्तव, जल्दी से पढ़िए। सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए पहला पॉइंट। सर इसमें ये बोल रहा है कि इनपुट करना कोई भी प्रोसेस जो डीएफडी इंक्लूड करता है वो पोर्शन जिसमें हमारा जो भी हम चीज इनपुट कर रहे हैं वो फिजिकल से लॉजिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसके बाद जो एक पोर्शन है इनपुट का उसे हम लोग एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट ब्रांच से बोला गया है। गुड, सेकंड पॉइंट शिवांश। सर इसमें जो डीएफडी फॉर्म से जो आउटपुट निकल रहा है सर वो लॉजिकल फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में बदल रहा है, और सर इसे ही हम लोग इफरेंट बोलते हैं, इफरेंट ब्रांच। गुड, एंड द थर्ड पॉइंट। ओके, सर इसका जो रिमेनिंग पोर्शन होता है डीएफटी का उसको हम सेंट्रल ट्रांसफॉर्म करते हैं। करेक्ट। बेसिकली जो देखिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसको, डीएफडी मॉडल को स्ट्रक्चर चार्ट में। तो ट्रांसफॉर्म करने के केस में बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं डीएफडी को। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट, और तीसरा होता है जो आपका रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, इनपुट में क्या करते हैं हम, डीएफडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डीएफडी के इनपुट डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके, जिसमें फिजिकल टू लॉजिकल फॉर्म में। ठीक है, और हर एक पोर्शन को हम लोग एफरेंट ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कमिंग इनवर्ड्स। ठीक, सेकेंड पॉइंट है द आउटपुट पोर्शन ऑफ अ डीएफडी ट्रांसफॉर्म द आउटपुट डेटा फ्रॉम लॉजिकल फॉर्म टू द फिजिकल फॉर्म। पहले वाले में फिजिकल से लॉजिकल में जाता है, आउटपुट वाले में लॉजिकल से फिजिकल में जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एफरेंट ब्रांच।
पहले वाले को बोला था अफ्रेन, इसको बोलते हैं एफ्रेन, EFFREN, दोनों में डिफरेंस है। ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है या रिमेनिंग पोर्शन होता है किसी भी डीएफडी का, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ट्रांसफॉर्म। सभी को ये बात समझ में आ गई? यस और नो? बेटा सभी को समझ में आ गया बच्चे? जल्दी से आंसर करो। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को जल्दी से पढ़ेंगे सभी लोग। ट्रांजैक्शन या लेंडन एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, LENDEN, लेंडन एनालिसिस। जल्दी से पढ़िए। ठीक है अंकित, आप ये पढ़ सकते हो, आपको जाना है। चलिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द एनालिसिस एंड इट इज यूजफुल व्हाइल डिजाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जब भी हम किसी भी डिजाइनिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर अपन ट्रांसफॉर्म एनालिसिस या फिर हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस को यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ट्रांजैक्शन अलाउ द यूजर टू परफॉर्म सम मीनिंगफुल पीसफुल टास्क बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर। बेसिकली ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसी भी सॉफ्टवेयर एनालिसिस को टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हुआ है इशू अ बुक या रिटर्न अ बुक, क्वेरी बुक एक्सेट्रा अदर ट्रांजैक्शन। जब भी हम लोग जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आप 2 से 3 टास्क परफॉर्म करते हैं, और अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसका लाइब्रेरी का, तो वहाँ पर आपको डेट वगैरह सारी कंफर्म हो जाती है। जैसे आपके नाम की ID उसमें डाली जाएगी तो आपको इशू जिस दिन करी गई है उसकी डेट भी आ जाएगी, और जिस दिन आपको रिटर्न करने थे उसकी डेट भी आ जाएगी। ये किसकी हेल्प से होता है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। ठीक है, और बेसिकली ये प्रोसेस कौन सा है? ये आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस है या ट्रांजैक्शन एनालिसिस है। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म एनालिसिस भी बोलते हैं। क्लियर? कह रहा है कि एज इन ट्रांसफॉर्म एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा एंटरिंग इनटू द डीएफडी आर आइडेंटिफाइड, हर एक डेटा प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड किया जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी कंप्यूटेशन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू गया हो। ठीक है, ईच डिफरेंट वे इन विच डेटा इज प्रोसेस इज अ ट्रांजैक्शन। किसी भी डिफरेंट वे से जब भी डेटा का प्रोसेसिंग होता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे इसका एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है। ठीक है, देखिए बीच में ये जो फ्लो के बीच में बना हुआ है दिस इज द TABC, ये आपका ट्रांजैक्शन है, इसके थ्रू डिफरेंट डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है ABC। ठीक, सभी को समझ में आया? फिगर समझ में आया बेटा? आया ना? स्प्लिट हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में डेटा आपका। ठीक, सर तो ये सेम डेटा भी तो हो सकता है क्या बेटा? सर सेम डेटा भी तो हो सकता है अगर डिफरेंट ना होने की वजह।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जो डेटा है वो उसका फ्लो होता है डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में, तो हो सकता है कि डिफरेंट डेटा भी हो सकता है या सेम प्रकार का डेटा हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, डिजाइन रिव्यू की बात करते हैं। तो डिजाइन रिव्यू क्या है, इसको एक बार जरा रीड करिए सभी लोग, तो डिस्कस करते हैं फटाफट। सर ये बेसिक ऑपरेशंस हैं डिजाइन होने के बाद डेटा का। क्या बेटा अबे? सर ये बेसिक्स ऑपरेशन करती है ट्रेन डिजाइन होने के बाद डेटा की, मतलब वो डेटा कितना ज्यादा करेक्ट है, ट्रेसेबल हो सकता है कि नहीं, मेंटेनेबिलिटी उसकी कितनी ज्यादा हाई है, या कितना ज्यादा वर्कलोड ले सकता है, मतलब कितना वर्क कर सकता है विद द यूजर। बेसिकली यहाँ पर 3 से 4 प्रकार के मेन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं आफ्टर द डिजाइनिंग प्रोसेस। पहला है आपका ट्रेसेबिलिटी, दूसरा है आपका करेक्टनेस, तीसरा है मेंटेनेबिलिटी और चौथा है आपका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर जो भी बबल्स आपने डीएफडी में बनाए थे उसको प्रॉपर्ली ट्रेस किया जा सके यूजिंग सम स्ट्रक्चर चार्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कह रहा है कि दे चेक इफ ईच फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन अ सर्विस डॉक्यूमेंट बी प्लेस्ड टू सम बबल्स इन द डीएफडी मॉडल एंड वाइस वर्सा। कह रहा है कि जो भी आप लोगों ने बबल्स बनाए हैं डीएफडी में वो आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है कि नहीं, इसको चेक करने का काम, ठीक है, ट्रेस करने का काम। सेकेंड, करेक्टनेस, कह रहा है कि जो भी एल्गोरिथम जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो प्रॉपर है, करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करता है। मेंटेन, हम उसको प्रॉपरली आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी को चेक करता है फ्यूचर में। इम्प्लीमेंटेशंस का मतलब है कि हम उसको इजीली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं डिजाइन प्रोसेस को। भाई डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हमने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जब जाएं तो वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके, ऐसा डिजाइन होनी चाहिए, इसको भी चेक किया है। राइट, इसमें आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर थोड़े से दिए गए हैं, जल्दी से एक बार रिव्यू कर लीजिए। सब आप पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी आप एक बार रिव्यू कर लीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से सभी स्टूडेंट रिव्यू करेगा, कोई भी लेफ्ट नहीं होगा, देख रहे हैं बराबर, जो स्टूडेंट लेफ्ट होएगा उसका नंबर कम होगा।